Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Friends, in this video I am going to cover about Montreal Protocol 1987 and friends, myself Piyush Kumar Verma. So friends, let us start this video. Friends, when we are going to talk about this international treaty, so it is also called Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, and it is signed by 197 countries, and it is the first treaty in the history of the United Nations to achieve universal ratification, and it is considered by many the most successful environmental global action. Montreal Protocol is the international treaty on protection of ozone layer from the ozone depleting substances and to phase out its production and consumption by 1 January 2010. In 1995, the United Nations named September 16 as the International Day for the Protection of the Ozone Layer, also known as वर्ल्ड ओजोन डे। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे आते हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज का जो हम वीडियो कवर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट एंड वी आर गोइंग टू नो अ लॉट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया था, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो कब? सो इंडिया बिकेम इट्स सिग्नेटरी मेंबर ऑन 19 जून 1992। सो फ्रेंड्स, आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस। सो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस वे गैसेस हैं जो कि मैन मेड हैं और वो एक बार यदि स्ट्रेटोस्फेयर में चली गई, ट्रोपोस्फेयर को पार करके, तो वो गैसें जो है जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है वहाँ तक पहुँचकर ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करके ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देंगी। मतलब ये कि द ओजोन लेयर सिट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेज अर्थ फ्रॉम द सन। Ultraviolet radiation can have detrimental effects on both human and environment, for instance, including skin cancer and cataracts, distorting plant growth and damaging the marine environment. So, ओजोन लेयर के इतने सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, फिर भी अगर यदि ये ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं तो उसकी अमाउंट को यानी उस लेयर के को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ओजोन होल आपने सुना होगा, ओजोन होल इज़ नथिंग दैट इज़ द थिनिंग ऑफ द लेयर, यानी कि वो होल नहीं है, वो ओजोन लेयर जो है वहाँ पे पतली हो गई है। अब वो कौन सा प्लेस है आज हम इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस ओडीएस, सो वो आपके सबस्टांसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरो bromofluorocarbons, halogens, methyl bromide, carbon tetrachloride, methyl chloroform, and various other substances, but these are the main substances. Okay friends, in the note point I would also like to tell you the ozone layer or ozone shield is a region of Earth's stratosphere that absorbs most of the sun's ultraviolet radiation. It contains high concentration of ozone, that is the O3, in relation to other parts of the atmosphere, although still small in relation to other gases in the stratosphere. Friends, एक और क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा, हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर का जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई और किसने करी? तो ये जो था 1913 में फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बॉयसन ने किया था। और ओजोन लेयर जो है मेनली कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसका जो रीजन होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेके
35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, यानी कि 9.3 टू 21.7 माइल्स अबव द अर्थ। और इसकी जो थिकनेस है सीजनली और ग्लोबली वेरी करती रहती है। तो अगर बात करें कि व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो है आपकी 300 डॉप्सन यूनिट, यानी कि 3 मिलीमीटर। बहुत ही सरप्राइजिंग लगता होगा सुन के। अगर हम बात करें 1 डॉप्सन यूनिट कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, सो 1 DU इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। सो व्हाट इज डॉप्सन यूनिट? फ्रेंड्स, a Dobson unit is the most basic measure used in ozone research. One Dobson unit is defined as to be 0.01 millimeter thickness at standard temperature and pressure. Ozone layer thickness is expressed in terms of Dobson unit, which measures what is its physical thickness would be if compressed in the Earth's atmosphere. फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि इसको किसने, डॉप्सन यूनिट को किसने दिया था, किसने बनाया? सो डॉप्सन यूनिट जो है एक साइंटिस्ट यानी कि गॉर्डन डॉप्सन के नाम पर, जो कि एक ऐसे रिसर्चर्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, जिन्होंने 1920 में पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि टोटल ओजोन ग्राउंड से मेजर कर सकती थी। एंड इसी के वजह से जो 1984 में अंटार्कटिका ओजोन होल के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में वीडियो बना देंगे। सो ओजोन होल जो था अंटार्कटिका के ऊपर, तो 1984 में इसी की वजह से इसकी सर्च हुई, यानी इसकी खोज हुई। एंड हु डिस्कवर्ड ओजोन होल? एक अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आता है। सो द डिस्कवरी ऑफ द एनुअल डिप्लीशन ऑफ ओजोन अबव द अंटार्कटिक was first announced in a paper by let me highlight, it was Joe, Brian, Radiner, Jonathan Sanklin, which appeared in Nature in May 1985. बाद में इसको नासा के जो साइंटिस्ट जो थे उसको एनालाइज करके और सैटेलाइट डेटा से उन्होंने पता लगाया कि यस, अंटार्कटिका जो था ओजोन होल के प्रभाव से, यानी कि ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर है, तो इसको कंफर्म किया गया। बाद में हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ओजोन लेयर मेड अप ऑफ। भाई ओजोन लेयर किस चीज़ की बनी होती है? सो द ओजोन लेयर आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ozone gas, 90% of total ozone in the atmosphere. The ozone has 3 oxygen atoms. Ozone has 3 oxygen atoms, and it is the result of action of ultraviolet radiation on oxygen molecules composed of 2 oxygen atoms. Okay, so what is the range bit of UV? UV की रेंज क्या होती है? तो 100 to अप्रॉक्स 400, ओके, यही रेंज होती है। और इसमें भी आपका UV A, B एंड C, ये अलग अलग UV रेडिएशंस होती हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को क्या डिस्ट्रॉय करता है? सो ओजोन लेयर, when chlorine and bromine atoms come into contact with ozone in the stratosphere, they destroy ozone molecules. And friends, this is very important to note here. One chlorine atom can destroy 1 lakh ozone molecules before it is removed from the stratosphere. So ozone can be destroyed more quickly than it is naturally created. And the last question of this video is, where is the ozone layer is thickest? So under normal circumstances, the ozone layer is thickest over poles and thinnest around equator. Now moving next, what are the ozone depleting substances have been used for? So ozone depleting substances can be used as refrigerant, foam blowing agent, components and electrical equipments,
and industrial solvents, and there are so many applications